हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज जिसमें आज हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 9th का लास्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है, व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, साथ में व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स जो कि हमारी गवर्नमेंट लेती है टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो चलो फिर आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, हमारे चैप्टर नंबर 4 का नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो सबसे पहले देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी होती क्या है। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है ये इंश्योर करना कि सारे ही लोगों को मिले सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड ऑल द टाइम। यानी कि फूड सिक्योरिटी का मतलब कि सारे ही जो सिटीजन्स हैं, सारे ही जो लोग हैं, उन्हें हर टाइम पर प्रॉपर, सेफ, न्यूट्रिशियस और सफिशिएंट फूड मिले। सफिशिएंट मतलब एक होता है जितना मिला उतना उन्हें खाना है, दूसरा है कि वो जितना चाहे उतना खा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सफिशिएंट फूड। तो फूड सिक्योरिटी में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक कि सफिशिएंट फूड मिले, दूसरा सेफ फूड मिले और तीसरा न्यूट्रिशियस फूड मिले। अब इसके बाद फूड सिक्योरिटी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि फूड जो है वो कंट्री में अवेलेबल होगा तभी तो लोगों को सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलेगा। तो इसके लिए फूड प्रोडक्शन सफिशिएंट होना चाहिए। उसके बाद फूड इंपोर्ट्स और प्रीवियस ईयर के स्टॉक्स, ये सारे मिलाकर इतना फूड होना चाहिए कि हर किसी को सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल पाए। तो नंबर 1 हो गया हमारा कि फूड अवेलेबल होना चाहिए और सफिशिएंट अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, फूड एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि विद इन द रीच ऑफ एवरीवन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फूड एक पर्टिकुलर आप किसी बिल्डिंग में जाओगे वहीं मिलेगा, वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, हर किसी को हर कहीं पर मिल जाना चाहिए। ये हो गया हमारा एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड। जैसे कि आपने देखा है लोकल मार्केट्स, सुपरमार्केट्स, हर जगह फूड अवेलेबल है, जो जहाँ से लेना चाहे उसे वहाँ मिल सकता है। ये होता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। नंबर 3 है अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। फूड अफोर्डेबल होना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सबकी इनकम सेम नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत कम इनकम है, तो अगर फूड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया तो वो उसे परचेज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए फूड अफोर्डेबल होना चाहिए, इतना अफोर्डेबल कि हर किसी के पास इनफ मनी हो कि वो फूड अपने लिए परचेज कर पाए। तो ये हो गए हमारे 3 कंपोनेंट्स। नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फूड सफिशिएंट अवेलेबल होना चाहिए। नंबर 2 एक्सेसिबिलिटी, फूड हर किसी के एक्सेस में होना चाहिए। और नंबर 3 अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, फूड ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि हर किसी के पास सफिशिएंट हो कि वो आराम से खरीद पाए। अब नेक्स्ट, फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या है, वाई फूड सिक्योरिटी इज़ नीडेड। तो देखो, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, नेचुरल कैलामिटी आती है, तो उस टाइम पर फूड की शॉर्टेज हो जाती है। और जब फूड की शॉर्टेज होती है तो जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसकी प्राइस बढ़ जाती है, जब वो कम होती है। तो अगर फूड की शॉर्टेज हो गई, लोगों को तो खाना चाहिए, तो उस टाइम पर क्या होता है, प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। अब जब प्राइसेस बढ़ गए तो हर किसी के पास इतना मनी नहीं है कि वो परचेज कर पाए, तो लोग जो है वो कम परचेज करेंगे, कम खाएंगे, सफिशिएंट नहीं खाएंगे, सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर हो जाएगी फूड इनसिक्योरिटी। और इसीलिए फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, ताकि कोई कलामिटी आए, कोई नेचुरल डिजास्टर हो, उस टाइम भी लोगों के लिए सफिशिएंट, सेफ, न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल रहे। नेचुरल कलामिटी जैसे कोविड-19, उस टाइम पर भी काफ़ी इशूज़ फेस करने को मिले थे, राइट। क्योंकि अगर फूड की शॉर्टेज हो जाएगी तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे और हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाएगा, हर कोई परचेज नहीं कर पाएगा। तो अगर ऐसी ही कोई कैलामिटी होती है बहुत ही लंबे पीरियड के लिए, बहुत ही बड़े एरिया में, तो ये कॉज बन जाती है स्टारवेशन का। स्टारवेशन यानी कि भूखमरी, लोगों को खाना नहीं मिलता तो वो भूख की वजह से उनको नियर टू डेथ या फिर कई बार तो डेथ भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, कैलामिटी। तो यही सारी जो चीज़ें हैं, इन्हीं को कंट्रोल करने की फूड सिक्योरिटी होती है हमारे लिए ज़रूरी। अगर ये जो स्टारवेशन है ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है तो ये एक फेमाइन में चेंज हो सकता है। फेमाइन क्या होती है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड डेथ्स। बहुत ही लार्ज स्केल में डेथ्स होती हैं। क्यों? ड्यू टू स्टारवेशन, भुखमरी, ना खाना मिलने के कारण, या फिर एपिडेमिक्स कॉज्ड बाय फोर्स्ड यूज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर एंड डिकेइंग फूड। या तो भुखमरी या फिर इतनी बीमारियां फैल जाती हैं। क्यों? क्योंकि खाना नहीं होता, पानी नहीं होता, तो जैसा पानी मिलता है, गंदा पानी भी मिलता है, तो लोगों को वो एक सिचुएशन आ जाती है कि लोग पी लेते हैं, या फिर खाना जो डिके हो रहा है, जो खाना सड़ रहा है, उसे खा लेते हैं, बिकॉज खाना नहीं मिलता। तो इस टाइम पर क्या होता है, बहुत सारी डेथ्स होती हैं और इसको हम बोलते हैं फेमाइन। जब ये बहुत लार्ज स्केल पे स्टारवेशन होता है तो वो हो जाती है फेमाइन। ऐसी ही फेमाइन हुई थी इन बंगाल इन 1943, जिसमें 30 लाख पीपल की डेथ हुई थी। कैन यू इमेजिन? 30 लाख लोगों की डेथ हुई थी ड्यू टू स्टारवेशन, ड्यू टू डिसीजेस। किस वजह से? बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर एंड अनहेल्दी डिकेइंग फूड। सो नाउ आप समझ सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है? बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो देयर आर सिचुएशंस जहाँ पर लोगों को खाना भी ना मिले, ना खाना, गंदा खाना खाने की वजह से लोगों की डेथ हो। तो इसीलिए जो फूड सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्रिवेंट करेगी हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। अब हंगर क्या होता है वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। माल न्यूट्रिशन होता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। जब लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिलता तो उनकी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं लैक ऑफ न्यूट्रिशन। और इसकी वजह से कई सारी डिफिशियंसी डिसीजेस और भी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जो दूसरा कॉज है वो है फूड सिक्योरिटी इज एसेंशियल ड्यूरिंग डिजास्टर एंड कैलामिटीज। स्पेशली जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई कैलामिटी होती है तो उस टाइम पर तो फूड सिक्योरिटी का अलग ही इंपॉर्टेंस हो जाता है। क्योंकि वहाँ खाना, जैसे कि मान लो कहीं फ्लड आ गया तो वहाँ पर तो रास्ते वगैरह सब कुछ बिल्कुल आप यूज़ ही नहीं कर सकते। तो उस टाइम पर अगर फूड सिक्योरिटी है तो गवर्नमेंट लोगों तक खाना पहुँचाती है। तो फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज लोग भूख से उनकी डेथ होगी।
अब देखते हैं कि फूड इनसिक्योरिटी के कॉजेज क्या हैं। हमने डिस्कस कर लिए, एक बार जल्दी से अभी क्विकली गो थ्रू। नंबर 1, नेचुरल डिजास्टर। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो वहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी होती है, ये हमने अभी देखा। पॉवर्टी, क्योंकि हर किसी के पास सेम अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, तो जो लोग गरीब हैं वो फूड अफोर्ड करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। उसके बाद भी है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई स्टेबल इनकम नहीं है, कोई स्टेबल जॉब नहीं है, कोई स्टेबल अर्निंग नहीं है, तो फिर जो फूड है उसको अफोर्ड करना, उसका एक्सेस मिलना इज ऑल्सो डिफिकल्ट। तो ये भी एक रीज़न है फूड इनसिक्योरिटी। इसके बाद फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब जब फूड के प्राइसेस बढ़ेंगे, अर्निंग तो लोगों की उतनी है, मोस्टली कम ही है, तो उस फूड को परचेस करना उनके लिए मुश्किल होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, फूड हमारा बन गया अनअफोर्डेबल। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइसेस हो गई ज़्यादा। एंड लास्ट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज जो फूड है वो हमारे सारे स्टेट, सारे रीजन्स में बराबर नहीं है। कई कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ फूड शॉर्टेज नहीं है, और कुछ रीजन्स है जहाँ पर थोड़ी सी कोई दिक्कत आई, वहाँ पर फूड शॉर्टेज हो गया। तो ये है बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर बात करें रूरल एरियाज में, तो जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं गरीब, उनको सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी फेस करनी पड़ती है। वहीं जो अर्बन एरियाज होते हैं उसमें स्लम ड्वेलर्स, जो स्लम में रहते हैं, उनको सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी की दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों के पास सबसे कम जो है मनी है, इनकी जॉब स्टेबल नहीं है, इनके पास वेल्थ बहुत कम है, इनके पास जो अर्निंग है, इनकम है, वो भी कम है। तो इस वजह से ये जो दो सेक्शंस है ये मोस्ट वल्नरेबल है टू फूड इनसिक्योरिटी। अब देखो, यहाँ पर हमने डिस्कस किए थे दो चीज़ें कि फूड सिक्योरिटी प्रिवेंट करती है हंगर और माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे हंगर क्या होता है। तो हंगर एक दूसरा एस्पेक्ट है जो इंडिकेट करता है फूड इनसिक्योरिटी। अगर कोई हंगरी है, कहीं हंगर है किसी स्टेट में, किसी कंट्री में, यानी कि वहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी है, सब लोगों को फूड अवेलेबल नहीं है। और फूड सिक्योरिटी अटेन करने का मतलब क्या होता है कि जो भी करंट हंगर है वो खत्म हो जाए, और साथ में फ्यूचर में ये हंगर के जो रिस्क है वो भी खत्म हो जाए। अगर फूड सिक्योरिटी है, यानी कि लोगों को प्रॉपर फूड मिल रहा है, तो लोग भूखे क्यों रहेंगे, राइट? तो जो फूड सिक्योरिटी का मेन जो एम है वो ये है कि अगर अभी जो लोग भूखे हैं, हम उन्हें इतना फूड प्रोवाइड करें, हम अपनी कंट्री में ऐसी फूड सिक्योरिटी लाएं कि जो लोग भूखे हैं उनकी जो भूख है वो खत्म हो जाए, उन्हें प्रॉपर सफिशिएंट खाना मिले। और साथ में हम ये भी मेक श्योर करें कि फ्यूचर में ये सिचुएशन दोबारा ना आए। ये है फूड सिक्योरिटी क्या इन्वॉल्व करती है। ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि फूड सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब हंगर होता है दो तरह का। नंबर 1 इज क्रोनिक हंगर एंड नंबर 2 इज सीजनल हंगर। क्रोनिक हंगर क्या होता है कि आपको हमेशा ही इनएडिक्वेट डाइट मिलती है, यानी कि आपकी डाइट की क्वांटिटी भी सफिशिएंट नहीं है और क्वालिटी भी अप टू द मार्क नहीं है, और ये हमेशा ही आपके साथ होता है, राइट। तो ये वो लोग होंगे स्पेशली जो कि बहुत ही ज़्यादा पुअर है, उनको कभी भी प्रॉपर सफिशिएंट फूड नहीं मिलेगा। जो थोड़ा सा फूड है वही सब में डिवाइड होगा, वही सब शेयर करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा क्रोनिक हंगर। दूसरा होता है सीजनल हंगर। सीजनल हंगर में क्या होता है, इस साल के कुछ साल, जैसे कि जो आप गाँव की बात करें, तो जब क्रॉप्स ग्रो होते हैं तो उस टाइम पे बीच में कुछ टाइम ना जॉब्स बहुत कम मिलती हैं। तो इस टाइम पे जो लोग इन पे ही डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर अर्निंग, उनके लिए बहुत लिमिटेड एक्सेस टू फूड रह जाता है, क्योंकि इस टाइम पर उनकी अर्निंग हो जाती है लिमिटेड। तो ये होता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो इसे कहते हैं सीजनल हंगर। जो पूरे साल ही चलता रहता है कि आपकी क्वालिटी भी खराब है, क्वांटिटी भी सफिशिएंट नहीं है, वो होता है क्रोनिक हंगर। क्रोनिक हंगर थ्रू आउट द ईयर रहता है, लेकिन जो सीजनल हंगर है वो साल के कुछ टाइम रहता है, जब जैसे कि कुछ पर्टिकुलर टाइम जब जो लोग हैं उनको प्रॉपर जॉब नहीं मिलती, बिकॉज उस टाइम पर उनका कुछ काम नहीं होता। तो इस टाइम पर जो है उनका फूड का जो एक्सेस होता है वो लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि उनकी अर्निंग भी हो जाती है लिमिटेड, ठीक। तो हमने हंगर के दोनों टाइप देख लिए। अब हम देखेंगे कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी कैसे अचीव हो रही है, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स दैट आवर गवर्नमेंट इज टेकिंग। तो सबसे पहले तो सिंस इंडिपेंडेंस हमारी कोशिश रही है कि हम फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। इसी के लिए हमने अडॉप्ट किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें हमने यूज़ किए थे HYV सीड्स। ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अगर भूल गए हो तो वो चैप्टर दोबारा जाके देख लेना कि HYV सीड्स के क्या हमें इनपुट्स देने होते हैं और इसके व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। ये ज़रूर देखना अगर आप भूल गए हो तो, ठीक है। अब सिंस लास्ट 30 years इंडिया हैज़ बीन सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन। एक साथ में वी आर डूइंग मल्टीपल क्रॉपिंग, तो हमारे पास सभी क्रॉप्स जो हैं, हमारे पास जो फूड है वो सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं इंडिया में हम सिंस 30 years। और इसके अलावा देयर आर 2 systems also टू मेक श्योर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। नंबर 1 है बफर स्टॉक और नंबर 2 है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS। अब इन दोनों को भी हम डिटेल में देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो अभी तक हमने देख लिया कि इंडिया में जो हमने सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेड स्टार्ट की थी वो हम सिंस इंडिपेंडेंस फोकस कर रहे थे, और सिंस 30 years हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है इन फूड ग्रेड्स। अब हम देखेंगे 2 इंडिया के इनिशिएटिव्स विच आर एमिंग फॉर फूड सिक्योरिटी, जिसमें नंबर 1 इज बफर स्टॉक एंड नंबर 2 इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे कहते हैं PDS। तो देखो, अब बफर स्टॉक क्या है, ये है स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स जो कि हमारी गवर्नमेंट फार्मर्स से लेती है, ताकि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आए, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आए, कोई भी कलामिटी आए, तो हमारी गवर्नमेंट के पास इतना सफिशिएंट फूड हो कि सारे लोगों के लिए अवेलेबल रहे, सबको फूड सिक्योरिटी रहे और सबको मिलता रहे प्रॉपर सफिशिएंट फूड। तो देखो ये क्या है, ये है स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, जिसमें स्पेशली वी हैव व्हीट एंड राइस विच इज प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फार्मर्स से ये परचेज करता है एट MSP विच इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये जो प्राइस होता है गवर्नमेंट पहले ही अनाउंस कर देती है हर साल, ताकि अगर मार्केट में प्राइस कम भी रहता है तो गवर्नमेंट तो फार्मर्स से इसी प्राइस पर जो है वो फूड ग्रेन्स परचेज करेगी। तो ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब बफर स्टॉक का फायदा क्या है, इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन डेफिसिट एरिया।
अगर कोई एरिया ऐसा है जहाँ पर प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाई है या किसी वजह से फूड की कमी है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ये फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा जो सोसाइटी के पुअर स्ट्राटा है, जो पुअर लोग हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, उनमें भी गवर्नमेंट ये फूड सप्लाई करती है। कैसे? थ्रू इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या होता है? इशू प्राइस होता है मार्केट प्राइस से कम वाला प्राइस, जिस पर गवर्नमेंट गरीब लोगों को ये फूड प्रोवाइड करती है, उसको हम कहते हैं इशू प्राइस। और जिस पर मार्केट में होता है उसे कहते हैं मार्केट प्राइस। तो ये होते हैं एडवांटेजेस ऑफ बफर स्टॉक। अब देखेंगे पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या है। तो जो फूड हमारी गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है फ्रॉम फार्मर्स, वो डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है गवर्नमेंट के थ्रू राशन शॉप्स के द्वारा। आपने सुना होगा राशन कार्ड, तो वो कहाँ से मिलता है? वो खाना वो मिलता है राशन शॉप से। और ये किसको दिया जाता है? टू द पुअर सेक्शंस। और ये हम कहते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इन्हें फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो खाना मिलता है वो मिलता है एट इशू प्राइस। अब जो गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक लिया, उसका उसने क्या यूज़ किया? एक तो जहाँ भी कोई कलामिटी होगी, कोई नेचुरल डिजास्टर होगा, वहाँ वो खाना जाएगा। कहीं अगर डेफिसिट एरिया है कोई, जहाँ पर प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हुआ, वहाँ पर जाएगा। और साथ में मिलेगा वो टू पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कैसे? थ्रू पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पर राशन शॉप्स के थ्रू गवर्नमेंट ये सारा जो खाना है वो पुअर लोगों तक पहुँचाती है थ्रू एट इशू प्राइस, मार्केट प्राइस से भी कम में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के राशन कार्ड हैं। नंबर 1 इज अंत्योदय कार्ड, जो कि बहुत पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो लोग बहुत ही ज्यादा पुअर है उनके लिए। उसके बाद भी है बीपीएल कार्ड, फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होती है ये मैंने आपको बताया था, कमेंट्स में बताओ चलो। एंड लास्ट इज एपीएल कार्ड, ये है बाकी लोगों के लिए। इस तरह से होती है हमारी राशन शॉप्स, जहाँ पर लोग जाते हैं अपने कार्ड लेकर, उन्हें एट इशू प्राइस उन्हें फूड ग्रेन्स मिलते हैं, ताकि उनको खाने की कमी ना रहे। ठीक है। और ये जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इट हैज बीन प्रूव्ड वेरी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। क्यों? टू प्रोवाइड फूड टू एवरीवन, फूड अवेलेबल टू ऑल बाय स्टेबलाइजिंग फूड प्राइसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फूड प्राइस स्टेबलाइज कर दी गई, बहुत कम कर दी गई। तो जो पुअर से पुअर है वो भी यहाँ पर आके फूड ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और अपने लिए सफिशिएंट न्यूट्रिशियस और सेफ फूड पा सकते हैं। सो इसीलिए पीडीएस हैज बीन ऑफ ग्रेट हेल्प। अब हम देखेंगे कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। इसमें नंबर 1 इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये क्या है? ये है राइट ऑफ फूड एक्ट, जहाँ पर एम किया जाता है टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फूड, यानी कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर फूड प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, ताकि सबको फूड मिले और सबको न्यूट्रिशियस फूड भी मिले। ठीक है। इसके अलावा भी है मिड डे मील स्कीम, जहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल में फ्री मिड डे मील प्रोवाइड की जा सकती है। इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। एक तो यही कि एनरोलमेंट बढ़े, लोग ज़्यादा बच्चे स्कूल आने लगे, और साथ में उनकी न्यूट्रिशियस जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, सफिशिएंट फूड मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी स्कीम है, जहाँ पर इस तरह बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड की जाती है इन स्कूल्स। ठीक है। एंड लास्ट वी हैव इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसमें क्या होता है? इसमें न्यूट्रिशियस इनटेक की केयर रखी जाती है फॉर मदर एज वेल एज ऑल द चिल्ड्रन। ठीक। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अब लास्ट है सब्सिडी। तो सब्सिडी क्या होती है? तो ये होता है पेमेंट जो कि गवर्नमेंट करती है टू द प्रोड्यूसर्स टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी। यानी कि अगर कोई मार्केट प्राइस में जो कम्युनिटी है वही गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है प्राइस प्रोड्यूसर को, और उसके बाद क्या होता है कि सब्सिडीज की कंज्यूमर प्राइस लो। तो फिर जब प्रोड्यूसर को प्राइस मिल गया जितना उसे चाहिए था, तो जो कंज्यूमर को प्राइस होता है वो हो जाता है बहुत कम। तो इससे जो लोग हैं वो आराम से चीजें खरीद पाते हैं, और जो प्रोड्यूसर है उसको भी कोई लॉस नहीं होता, उनको भी उनकी इनकम जितनी चाहिए होगी उतनी मिल जाती है। तो ये होती है सब्सिडी जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टू द प्रोड्यूसर्स, ताकि जो प्राइस है वो स्टेबलाइज रहे, साथ में ना तो प्रोड्यूसर को लॉस हो, और जो लोग नहीं खाना खरीद सकते उनके लिए ये एक पॉजिटिव चीज़ की तरह काम करेगी, बिकॉज प्रोड्यूसर्स को तो उनका मिल गया अमाउंट। तो अब जो प्राइस होगा वो इशू प्राइस वो बहुत कम होगा, तो प्रोड्यूसर को लॉस नहीं होगा, और जो लोग हैं जो पुअर सेक्शन है उनको प्रॉपर खाना मिलेगा, सफिशिएंट फूड मिलेगा। तो ये हो गया हमारा सब्सिडी जो पेमेंट गवर्नमेंट करती है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। हमने सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स देखी, बफर स्टॉक देखा क्या होता है, पीडीएस देखा, दोनों ही देखे। उसके बाद हमने देखे टाइप्स ऑफ हंगर, एक था क्रॉनिक और एक था सीजनल। सीजनल कुछ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर होता है, क्रॉनिक होता है थ्रू आउट द ईयर, जहाँ पर आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही खराब होती है फूड की। उसके बाद कॉजेज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी में हमने देखी नेचुरल डिजास्टर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, राइजिंग फूड प्राइसेस। और साथ में हमने स्टार्ट किया था कि फूड सिक्योरिटी जरूरी क्यों है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जब फूड प्रॉपर लोगों को नहीं मिल पाता। तो ये ना हो, कोई फेमाइन ना हो, कोई स्टार्वेशन ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए फूड सिक्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट। और फूड सिक्योरिटी के जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एसेसिबिलिटी ऑफ फूड एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। इसके साथ चैप्टर नंबर 4 ऑफ इकोनॉमिक्स होता है खत्म, और साथ में हमारी क्लास 9 की इकोनॉमिक्स भी खत्म हो गई है। अब हम स्टार्ट करेंगे विद क्लास 10 बहुत ही जल्दी। तो अब यही चैप्टर आपको जाके बुक से पढ़ना है। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछना, और साथ में पुराने चैप्टर्स भी टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो ताकि भूलो ना। लेक्चर 2x पे देख लिया करो कभी कभी जब भी फ्री रहो, तो आपको वो चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी, तो भूलोगे नहीं, सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बिकॉज डेली की वीडियोस आती हैं और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी, साथ के साथ देखनी है, और जल्दी जल्दी एनसीईआरटी खत्म कर लेंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।